बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नंबर साफ़ी अरशद शरीफ का सबूत नोटिस केस की जो समाअत हुई है, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, वजारत ख़ारजा की जानिब से केनिया में अरशद शरीफ के मामले पर, इंक्वायरी के मामले पर, तहकीकात के मामले पर और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है, जज साहबान ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, जज साहबान ने क्यों बरमी का इजहार किया है। सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं, जस्टिस कादिर फाइज साहब का पुराना फैसला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका, जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में नया मोड़ क्या आया है, खबर क्या है, और अली अमीन गंडापुर क्या वाकई खुडलैन उनके लगने का इम्कान है। तो इन खबरों की डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, साफ़ी अरशद शरीफ असैसिनेशन होती है उनकी केनिया में और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का जो है वो असबूत नोटिस लेती है और उस असबूत नोटिस की कार्रवाई में बंदियाल के सामने, जैसे बंदियाल साहब के बेंच के सामने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। अब उस रिपोर्ट को कमेटी ये कहती है कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं होनी चाहिए, बड़ी ये मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन वो अरशद शरीफ की जो तहकीकात के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक हो जाती है। जब नाज़रीन वो रिपोर्ट पब्लिक होती है तो पाकिस्तान के में जो एक नई स्पेशल GIT बनती है, यानी स्पेशल मुश्तरका तहकीकाती टीम जो बनती है इस मामले को आगे लेके इंटेरोगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो केनियन हुकाम के साथ रब्ता करती है कि वो पुलिस एहलकार, वो पुलिस अफसरान जो इस वाक़े में मुलविस थे, जिनकी जानिब से फायरिंग की गई, जिनकी जानिब से अरशद शरीफ को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उन तक हमें रसाई दी जाए। तो केनियन हुकाम की जानिब से पाकिस्तान के इस खत को डिक्लाइन कर दिया जाता है और रसाई जो है मुतलका पुलिस अफसरान तक जो है वो केनियन हुकूमत की जानिब से नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट में जब उसको नोटिस चल रहा था तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो स्टेट का जो एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है, उनकी तरफ से अदालत को बताया गया कि क्योंकि ये रसाई इसलिए नहीं दी गई क्योंकि पाकिस्तान और केनिया का जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो मुआहदा होता है हुकूमतों के माबैन, वो मुआहदा पाकिस्तान और केनियन गवर्नमेंट के माबैन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले वो मुआहदा करना चाहिए। तो वो मुआहदे के हवाले से, MLA के हवाले से इकदाम शुरू हुए। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने खुशखबरी ज़रूर सुनाई कि जो MLA है दोनों हुकूमतों के माबैन, केनियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के माबैन, वो साइन हो चुका है, लेकिन उसमें एक रेक्टिफिकेशन की क्लॉज है कि जो तौसीक है वो सदर ने करनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है। तो वो तौसीक के लिए जो मामला है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को भेजा जाएगा, वो इस चीज़ की जो है वो तौसीक कर देंगे। तो उसके बाद फिर हमारी जो स्पेशल GIT है वो केनियन हुकाम के साथ जो मुतलका पुलिस अफसरान हैं, जो मुल्ज़मान पुलिस अफसरान हैं, या जो भी मामला है, जो क्राइम सीन है, वहाँ पर जाने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए फिर केनियन हुकाम के साथ जो है वो रब्ता किया जाएगा। अदालत ने पूछा भी कोई चालान दाखिल हुआ, यहाँ पर तहकीकात का क्या बना, ट्रायल का क्या बना। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब का ये कहना था कि जब तक इंटेरोगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती और जो क्राइम सीन है वहाँ तक रसाई नहीं मिलती, तो फिर चालान कैसे फाइल हो सकता है। अदालत की जानिब से कहा गया कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो मुआहदा है इस पर दस्तखत कब हुए हैं। अदालत को बताया गया कि 9 दिसंबर 2024 को दस्तखत हुए हैं। तो अदालत ने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा कि ये दिसंबर का मामला है, दिसंबर को आपने MLA के ड्राफ्ट के ऊपर सिग्नेचर कर लिए, पाकिस्तान के हाई कमीशन ने सिग्नेचर कर दिए, केनिया के अटॉर्नी जनरल ने दस्तखत कर दिए, 3 माह की प्रोग्रेस क्या है? अब तक सदर की जानिब से इस बात की, इस मुआहदे की, इस एग्रीमेंट की तौसीक क्यों नहीं की जा सकी। अदालत ने शदीद बरमी का इजहार किया कि देखें, अरशद शरीफ एक नंबर साफ़ी थे, उनका पाकिस्तान के वो शहरी थे, पाकिस्तान के बाहर उनका कत्ल हुआ और ये जो है उनकी असैसिनेशन हुई, तो ये बड़ा एक दर्दनाक, एक अफसोसनाक वाक़या था। तो आप इस मामले को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आपकी तरफ से अभी तक जो तावन होना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो तावन, जैसे रिजवी साहब ने कहा, कि नज़र नहीं आता। जवेरिया सदीक जो कि
मरहूम की अहलिया, उनके वकील अदालत में पेश हुए, उनकी तरफ से एक नुक्ता पेश किया गया कि ये MLA करने का मुआहिदा ही नहीं है। हमने वहाँ पे जो हाई कोर्ट है केन्या की, वहाँ पे हमने केस कर रखा है, उस केस में आके हुकूमत पाकिस्तान फ्रीक बन जाए, हमारे साथ खड़ी हो जाए। जिस पे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि देखें, वो आपके साथ आके जो खड़े होने की बात कर रहे हैं, उस केस में जो फ्रीक बनने की आप बात कर रहे हैं, बात यहाँ पे ये हो रही है कि जिन पुलिस अफसरान की बात हो रही है उन तक रसाई की बात है। क्या आप ये बताएं कि MLA के बगैर हुकूमत पाकिस्तान की स्पेशल GIT को उन मुल्ज़मान तक रसाई मिल सकती है? क्या MLA के ज़रिए रसाई नहीं मिलेगी? तो अहलिया के वकील ने और वालदा के वकील ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये रसाई जो है MLA पे, जब पूरा उस पर सिग्नेचर वगैरह तमाम ज़ाब्ते, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तभी रसाई मिल पाएगी। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा, जब आप मान रहे हैं तो फिर ये चीज़ मुकम्मल होने दें। आप एक एंड के ऊपर, एक क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, MLA मुकम्मल होने वाला है, तो इसको होने दें। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने सवाल किया और उस पर उन्होंने बर्मी का इजहार भी किया कि केन्या की हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया अरशद शरीफ के हवाले से, उनकी असैसिनेशन के हवाले से, जिसमें उन्होंने मुआवजा देने का भी हुक्म दिया। ये फैसला केन्या की हाई कोर्ट ने जुलाई 2023 में दिया था, लेकिन जो गुस्सा हैं अरशद शरीफ के, उनकी तरफ से ये केनियन हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आज तक, जुलाई 2024 से लेके आज तक अदालत के रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाया गया? ये फैसला अदालत से क्यों छुपाया गया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि शायद केनिया में ये केस खत्म हो चुका है, जिस पर अहलिया, मरहूम की अहलिया जवेरिया सदीक के वकील ने कहा कि हम ये जो फैसला केनियन अदालत का है ये हम अदालत में जमा करवा देंगे। जिसके बाद अदालत ने ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान केनियन गवर्नमेंट के माबैन, इसकी बाकी जो रिक्वायरमेंट है, जो इंडोर्समेंट का इशू है, जो रेक्टिफिकेशन का इशू है, इसे 1 माह के अंदर मुकम्मल करके प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हर हफ्ते की, यानी आज से अगले हफ्ते में क्या होता है, उससे अगले हफ्ते में क्या होता है, एक में क्या होता है, ये हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाने का अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है। तो ये तो नाज़रीन हो गया अरशद शरीफ साहब के हवाले से केस की समाअत का अहवाल। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि काजी फाइज साहब का पुराना फैसला तहरीक इंसाफ के लिए न जाने क्यों प्रॉब्लम बन गया। तहरीक इंसाफ उसे अपने खिलाफ क्यों महसूस कर रही थी? मामला नाज़रीन ये थे कि काजी फाइज साहब अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जो है वो फारिग कर दिया जाता है, यानी कमेटी से निकाल दिया जाता है। और फिर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, पहले तो जस्टिस याही अफरीदी साहब से पूछा जाता है कि आप कमेटी में शामिल हो जाएं, तो याही अफरीदी साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल नहीं होते, बल्कि वो काजी फाइज साहब से कहते हैं कि आप, मेरी माजरत है, जिसको मर्जी शामिल कर लें, लेकिन मेरी अपनी कोई वजूहात है, उस वजह से दस्तयाबी के वजह से मैं नहीं शामिल हो सकता। तो उन्होंने माजरत कर ली, तो काजी फाइज साहब ने जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी में शामिल कर लिया। जब इस ऑर्डिनेंस के बाद नोटिफिकेशन जारी हुए मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से अलग करने का या कमेटी से फारिग करने का और अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी में शामिल करने तो आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने ये कहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसकी कानूनी हैसियत का जायजा लिया जाना चाहिए। और ये नाज़रीन ऑर्डर जारी हुए थे काजी फाइज साहब की जानिब से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को, यानी 30 सितंबर को मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से एक्सक्लूड कर दिया गया और 1 अक्टूबर 2024 को अमीनुद्दीन खान साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो है वो हिस्सा बना लिया गया। तो मंसूर शाह साहब ने बाइकआउट कर दिया कि जब तक आप मुनीब अख्तर को शामिल नहीं करेंगे और इस ऑर्डिनेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत उसका जायजा नहीं लिया जाएगा, चाहे इंतजामी साइड पे फुल कोर्ट में, चाहे जुडिशल साइड पे फुल कोर्ट इसका जायजा ले, तब तक वो इस कमेटी के इजलास में नहीं बैठेंगे। तो नहीं बैठे मुनीब अख्तर साहब, बाइकआउट उन्होंने कर दिया। मुनीब अख्तर साहब तो चले गए, मतलब एक्सक्लूड हो गए, तो मंसूर शाह साहब ने बाइकआउट कर दिया कमेटी के इजलास का। तो काजी फाइज साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के वो जो 63 का बेंच था वो बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को भी पहले शामिल किया गया, लेकिन मुनीब अख्तर साहब 63 वाले बेंच में नहीं बैठे, तो फिर उनकी जगह पे नईम अख्तर अफगान साहब को बाद में शामिल किया गया था। ये जो फैसला था काजी फाइज साहब का, इसे चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इस फैसले पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने समाअत की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में समाअत करने के बाद ये जो दरख्वास्त थी, जो मेरे इतने इतलात हैं, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ एतराज़ात भी थे और वो एतराज़ात जो है वो
बरकरार रखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से। अब ये केस, इसमें कोई चैम्बर अपील कोई नई आई है या कोई नजरसानी की दरख्वास्त है या कोई इंट्रा कोर्ट अपील है, उस पर भी स्टार ऑफिस के एतराज़ात हैं। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपील है या चैम्बर अपील है, ये आज समाअत के लिए, जुमे के दिन समाअत के लिए मुकर्रर थी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के बेंच में। लेकिन अब ये जो केस है, जो चैम्बर अपील थी स्टार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ, इसे डीलिस्ट कर दिया गया है। अली जफर साहब ने इस केस में पेश होना था, लेकिन हमें ज़राए से पता ये चला है कि चूंकि अली जफर साहब इस केस में फ़िलहाल अभी वो विलिंग नहीं थे। वो जब चैम्बर में पेश हुए थे पिछली मरतबा इसी केस में, तो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई 1 माह का वक्त दिया जाए। तो चूंकि 1 माह का वक्त अभी नहीं हुआ था, तो फिर इस केस को डीलिस्ट कर दिया गया है। तो इस केस की समाअत नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फैसला के इस फैसले से एग्रीव्ड है। अब भी कोई जज बेंच में शामिल हो रहा है, कोई जज बेंच में शामिल नहीं हो रहा। 63A का कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का केस है और आपके वकील मिलिट्री कोर्ट में ठहर के जो नया फैसला है, जो काजी फैसला का फैसला है, उसका दिफा भी कर रहे हैं, उस फैसले को दुरुस्त करार भी दे रहे हैं और ये पोजीशन भी लेते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। तो फिर ये काजी फैसला साहब के फैसले के खिलाफ ऐसा कौन सा झटका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचा है कि उस फैसले को अभी भी चैलेंज करके उस पर आर्गू करना चाहते हैं, उस पर अदालती प्रोसीडिंग चाहते हैं, उस पर वर्डिक्ट चाहते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन चाहते हैं। अब ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। लेकिन बहरहाल अब नाज़रीन आ जाते हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से। फैज़ हमीद साहब के हवाले से 2 केसेस हैं और वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुए हैं, उनकी कार्रवाई चल रही है। जो उनका मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग चल रही है, वो केसेस भी शायद इस वजह से डिले हो रहे हैं, उसमें फैसला या कार्रवाई इस वजह से मुकम्मल नहीं हो पा रही जब तक सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट का जो केस है वो कंक्लूड नहीं हो जाता, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता कि सुप्रीम कोर्ट इन मामला को कैसे देखते। क्योंकि बानी PTI इमरान खान साहब पे जो फैज़ हमीद साहब का जो नेक्स्ट मामला है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने ऐसी सियासी मामलात में दिलचस्पी ली जो कि वो नहीं ले सकते थे। फिर 9 मई की जो नई इन्वेस्टिगेशन फैज़ हमीद साहब के हवाले से शुरू की गई है, उसमें भी इमरान खान साहब का नाम आता है। तो इस वजह से इसमें डिले नजर आ रहा है, अभी तक वहां पे कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई, तो फैसला भी अभी आने का इम्कान दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस केस में नाज़रीन फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि हिरासत में हैं और आजकल जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़े हैं, और अब तो जो एक नई इंडेक्स रिपोर्ट आई है, जो नई रेटिंग आई है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के जो मुतासरा ममालिक हैं उसमें दूसरे नंबर पे आ गया। कोई 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ है। यानी अगर 2023 में 517 वाक़यात हुए थे, तो 2024 में 1099 वाक़यात हुए हैं और अमवात जो है वो बढ़ के 1081 तक जा पहुंची हैं। तो इसके ऊपर, और कैंट बन्नू में जो हमला हुआ, बन्नू कैंट में, उसके बाद कल मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से इस बात का मुतालबा किया गया, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिए गए कि फैज़ हमीद साहब तो हिरासत में हैं। जनरल बाजवा साहब से भी पूछा जाए कि ये दहशतगर्दों को ला के, तालिबान को ला के पाकिस्तान में दोबारा क्यों आबाद किया गया, दोबारा क्यों बसाया गया। एक तो नाज़रीन ये जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की काबीना के जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब या बाकी लोगों की जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे बज़ाहिर तो एक चीज़ ये लगती है कि जैसे शायद साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ भी कोई माहौल बन रहा है। ये एक एनालिसिस है कि उनका भी मामला या उनका भी कोई एहतसाब की चीज़ उनके आड़े आ सकती है, उनके रास्ते में आ सकती है कि आप भी जवाब दें। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन फैज़ हमीद साहब वाला मामला है, तो उनसे तो जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो गिरफ्तार हैं, उनसे पूछगिछ की जा सकती है। अब नाज़रीन ये जो भी माहौल बन रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, वज़ीर ख़ारजा का क्या स्टेटमेंट है, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी काबीना के लोग क्या कह रहे हैं। एक बात तो जो एक एडमिटेड पोजीशन है इंटरनेशनल सतह पे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान का तावन है, अभी जो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, अमेरिका की जानिब से उसका एतराफ़ किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। वीडियो स्टेटमेंट में कौमी सलामती के जो मशीर हैं माइकल वॉल्टर्स, उनका इसहाक डार साहब को, वज़ीर ख़ारजा को जो है वो फ़ोन आता है। इसके अलावा जो उनके अपने वज़ीर दिफा हैं, उनका स्टेटमेंट भी आता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ तावन किया है, पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अब नाज़रीन ये हुआ है कि इसी दहशतगर्दी के मामले पे, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के मामले पे, जो अमेरिका का महकमा ख़ारजा है, उसके जो तर्जुमान है, उसकी जो तर्जुमान है, क्या नाम है उनका जी, टीमी ब्रोस, उन्होंने भी पाकिस्तान के इस तावन को सराहा है, पाकिस्तान के तावन की
तारीफ की और साथ में कहा कि पाकिस्तान हमारा अमेरिका का इत्तेहादी भी है और जो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमेरिकन वज़ीर दिफा ने भी इसका क्रेडिट दिया और कहा अमेरिकन दफ्तर खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रोस ने कि ये जो ताउन है ये इस बात का मज़र है कि पाकिस्तान इत्तेहादी भी है और दोनों ममालिक के माबैन बहमी ताल्लुकात भी हैं। अब नाज़रीन, दहशत गर्दी के वाक़यात ने जो सर उठाया है इसके ऊपर कौम को भी मुत्तहद होने की ज़रूरत है और जब मुत्तहद होंगे तो मुत्तहद होकर ही जो है इस पर आप इस नासूर को जो है वो शिकस्त दे सकते हैं। बाकी बुशरा बीबी साहबा के हवाले से खबर यह है कि 3 मुकदमात में उनकी जो है वो ज़मानत में तौसीक़ कर दी गई है और अली अमीन गंडापुर साहब उनसे मुतल्लिक़ शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दिया है कि वो मायूस हैं। अभी तक तो वज़ीर आला हैं लेकिन उन्हें भी जैसे शेर अफजल मरवत को खुडे लाइन लगाया गया तो अली अमीन गंडापुर को भी जो है वो खुडे लाइन लगाया जा सकता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।